Today's we are discussing about chapter number 16, 11th NCERT, excretory product and their elimination. इस चैप्टर में हम बेसिकली कवरअप करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और उन टॉपिक का सीक्वेंट इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मैक्चुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन एंड जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अगर देखो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेंगे और नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए उन मेटाबॉलिक वेस्टेज का बॉडी से बाहर निकलना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकलेंगे उनको बोल देंगे हम, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्सक्रीशन, और ये उस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम क्या बोल देंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्लियर? कोई ऑर्गेनिज्म जैसे पानी में पाया जा रहा है, टेरेस्ट्रियल है, या किस इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है, तो ये किस ऑर्गन्स के थ्रू ये मेटाबॉलिक वेस्टेज बाहर निकलेंगे ये वेरी करता रहता है। मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैसे अमोनिया, और दूसरा हम बात करेंगे यूरिया, और थर्ड है यूरिक एसिड। तो अमोनिया जिन ऑर्गेनिज्म के थ्रू बाहर निकलेगा उनको बोल देंगे हम अमोनोटिलिक। क्लियर? अमोनोटिलिक। और कुछ एग्जाम्पल लिखा जैसे बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और टेडपोल, जो कि लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग की। तो ये इन सब में क्या होगा? अमोनिया जो होगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। और अमोनिया का रिमूवल किस फॉर्म में होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, अमोनियम आयन NH4+। और अमोनिया जो होगा वो मोस्ट टॉक्सिक होगा, मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड large amount of water for removal। एग्जाम्पल्स क्या होगा? बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और टेडपोल। दूसरा है यूरिया। तो जिन ऑर्गेनिज्म में यूरिया का रिमूवल होगा उनको बोलेंगे यूरियोटिलिक। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? कार्टिलेजिनस फिशेस या मैराइन फिशेस, फ्रॉग हो गया और मैमल हो गया। लास्ट जो हमारा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड का रिमूवल जिन ऑर्गेनिज्म से होगा उनको बोल देंगे हम यूरिकोटिलिक। 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 और इसके रिमूवल के लिए ये लीस्ट टॉक्सिक होगा, लीस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड least amount of water। क्लियर? अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? लैंड स्नेल हो गया, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल, नॉट ऑल रेप्टाइल। अच्छे से याद कर लीजिए, ऑल रेप्टाइल में नहीं। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स और ऑल बर्ड्स। पेलेट के फॉर्म में रिमूवल होता है। किस फॉर्म में? पेलेट। पेलेट और पेस्ट बर्ड्स में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हो गए हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अमोनिया तो अमोनोटिलिक, यूरिया तो यूरियोटिलिक एंड यूरिक एसिड तो यूरिकोटिलिक ऑर्गेनिज्म। मोनोटिलिक इन नेचर। एग्जाम्पल क्या लिखा है? अमोनोटिलिज्म, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अमोनिया जो होता है रेडियली सोल्यूबल होता है, डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस थ्रू दी गिल सरफेस। किस फॉर्म में? हमने याद कराया था, इंपॉर्टेंट है इसको, अमोनियम आयन के फॉर्म में। क्लियर? एक चीज़ और याद कर लीजिए यहाँ पे कि अमोनिया के रिमूवल में किडनी कोई फंक्शन प्ले नहीं करती है, तो किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ द अमोनिया।
यूरियोटिलिक, यूरियोटिलिक के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे लेसर टॉक्सिक होता है मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया। अमोनिया जो है यूरिया में कहाँ पे कन्वर्ट होती है? तो ये लीवर में। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। क्यों? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट जो है किडनी में बचा रहता है, वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट कह रहा है यूरिकोटिलिक एनिमल। यूरिकोटिलिक में कौन कौन से? रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिक एसिड इनमें। किस फॉर्म में? पेलेट एंड पेस्ट। और मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो जितनी चीज़ें हमने ऊपर यहाँ पे लिखी है ओवरऑल सब कुछ हमने यहाँ पे बता दिया है। कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो फाइलम है उसमें कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगी, तो वो कौन सी होंगी? फ्लेम सेल्स। क्लियर? एनिलिडा, इसमें कौन सी होंगी? नेफ्रीडिया। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स में, और अगर एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड की बात करते हैं तो प्रॉन्स में या क्रिस्टेशियन। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पे बात किया है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। फ्लेम सेल्स किस में होंगी? प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेफ्रीडिया किस में होगा? एनिलिड्स में। इंसेक्ट्स में क्या होंगी? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और प्रॉन्स में क्या होंगी? प्रॉन्स या क्रस्टेशियंस में एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है? देखो, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, इन्हीं को बोल देते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। क्लियर? किसमें है? प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटीफर्स एंड सम एनिलिड्स एंड दी सिफेलोकॉड्स जैसे एम्फियोक्सस। प्रोटोनेफ्रीडिया जो होती है ना, प्राइमरली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। जितनी भी ओवरऑल ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं ना, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों को मेंटेन रखती हैं। नेफ्रीडिया किस में है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स, क्योंकि अर्थवर्म भी एनिलिडा का मेंबर है। नेफ्रीडिया क्या करती है? देखो, हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। जितनी भी ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं ऑस्मो रेगुलेरिटी एंड एक्सक्रीशन दोनों को मेंटेन करेंगी। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स किस में है? इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच में हमने और भी बताई थी, नेफ्रोसाइट्स हो गई। क्लियर? फैट बॉडी नेफ्रोसाइट, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये भी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, ये किस में होती है? क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ आएगी? ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होंगे हमारे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की। किडनी यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसके बारे में। किडनी जो होती है, सबसे पहले इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो T12 से L3, थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक होती है 12th नंबर, तो लास्ट थोरेसिक से लंबर 3rd वर्टिब्रा तक। रेडिश ब्राउन शेप होता है, रेडिश ब्राउन। मीजोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी,
एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो वहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ था, और उन जर्मिनल लेयर से जिस बॉडी की पार्ट के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा था वो उसकी ओरिजिन को डिस्क्राइब कर रहा था। क्लियर? तो सपोज दैट उन जर्मिनल लेयर मतलब कि मीजोडर्म से इस किडनी का फॉर्मेशन हुआ, तो ओरिजिन किडनी की क्या हो गई? मीजोडर्मल। बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। डायमेंशन की बात करते हैं तो हमने बताया था 10 से 12 लेंथ होगी, 5 से 7 विड्थ होगी, 2 से 3 थिकनेस होगी, और 120 से 170 इसकी वेट होगा। और ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्लियर? पेरिटोनियम कवर्स ओनली वेंट्रल सरफेस। क्लियर? तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। ईच किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 विड्थ, 2 से 3 थिकनेस हो गई। वेट कितना है? 120 से 170। इनर कॉनकेव सरफेस होता है। नोच जो प्रेजेंट होती है उसको हम बोल देते हैं हाइलम, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर्स। ये इनसाइड की बात कर रहा है। इनर टू द हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस। देखो, ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस। प्रोजेक्शन क्या कहलाएंगे? कैलेसिस। आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ कैप्सूल। इनसाइड द किडनी 2 जोन होते हैं। आउटर कॉर्टेक्स होगा और इनर जो होगा वो मेड्यूला होगा। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस। मेड्यूलरी पिरामिड इसको बोल देंगे। जैसे ये बने हुए हैं ट्रायंगुलर शेप, मेड्यूलरी पिरामिड्स। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड। जैसे इस फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉर्टिकल रीजन है ना, ये मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में देखो एक्सटेंड कर रहा है ये। क्लियर? मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में ये एक्सटेंशन हो रहा है, तो इनको हम बोल दे रहे हैं, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी। इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? कॉलम ऑफ बर्टिनी। और रीनल कॉलम किसका एक्सटेंशन है? कॉर्टिकल का एक्सटेंशन कहाँ पे है? मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। तो 2 किडनी है हमारी, तो 2 किडनी में कितनी होंगी? 2 मिलियन। इसको हाईलाइट करिए। एक किडनी के लिए बता रहा है 1 मिलियन नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन जो होती है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। इसे ही बोमेन कैप्सूल बोल देते हैं। which elongs the glomerulus। देखो, द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। इसको क्या बोल देंगे हम? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। इसकी बात कर रहा है। देखो, ये बोमेन कैप्सूल हो गया और ये टिब्यूल आगे कंटिन्यू हो रही हाईली कॉन्वोल्यूटेड, तो इसका किसका फॉर्मेशन कर लिया? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल या पीसीटी। ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख लीजिए। ये किडनी का है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, मेड्यूलरी पिरामिड है ये ट्रायंगुलर शेप का, और इसके बीच में कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है जो रीनल कॉलम बना लिया। इन्हीं को बोल दे रहे हैं हम कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये कॉर्टिकल रीजन है। ये कैप्सूल है, टफ कैप्सूल है ये। क्लियर? ये नोच जो है वो हाइलम है और ये कैलिक्स है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस हो गया ये। क्लियर? और ये यूरेटर। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन
ये बोमेन कैप्सूल का पार्ट है। ये टिब्यूल आगे एक्सटेंशन होकर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर किसका फॉर्मेशन कर लिया, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का है, यू शेप स्ट्रक्चर रखता है। और ये असेंडिंग लिम्ब हो गया, नीचे जा रही तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आगे चलकर ये डीसीटी में कन्वर्ट हो गया। डीसीटी किस में मिला, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर। और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो उलझा हुआ ये धागे लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। और ये देखो लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रहा है ब्लड वेसल्स, जिसको बोल दे रहे हैं वासा रेक्टा। ये हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे इसका रोल। एयर पिन शेप स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहा है, लूप ऑफ हेनले इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल्स व्हिच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। स्ट्रेट ट्यूब की बात कर रहा है तो कलेक्टिंग डक्ट। Pyghian corpuscles PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region। जैसे ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है और ये ऊपर है कॉर्टेक्स, नीचे है मेड्यूला। क्लियर। तो ये हो गया बोमेन कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी, इधर डीसीटी। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स रीजन में क्या है, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी। और मेड्यूला रीजन में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है और कुछ पार्ट है हमारा डीसीटी, लूप ऑफ हेनले का। अगर आपसे पूछेगा लूप ऑफ हेनले डीपली एक्सटेंड किस में कर रहा है तो मेड्यूला रीजन। क्लियर। क्या कह रहा है, लूप ऑफ हेनले का एक्सटेंशन डीपली हो रहा है तो क्या कहेंगे, मेड्यूला रीजन में है। अगर पूछेगा पीसीटी, बोमेन कैप्सूल, डीसीटी, तो ये किसका है पार्ट, तो कार्टिकल रीजन। तो कार्टेक्स रीजन में सबसे ज़्यादा पार्ट होता है अप्रॉक्स 80%, मेड्यूला रीजन में 20%। एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लूप ऑफ हेनले का एक्सटेंशन डीपली किस में हो रहा है तो मेड्यूला रीजन में। लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू दी, कहाँ पे बताया था हमने, मेड्यूला रीजन में। ये देखो डीपली जा रहा है और इन्हीं को बोल देते हैं हम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ए माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनलेज लूप यू शेप वासा रेक्टा। हमने अभी ऊपर बताया था, ये यहाँ पे देखो ये रेड कलर की जो है लूप ऑफ हेनले को सराउंड करनी है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, तो वो क्या है, ब्लड वेसल्स वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज absent और हाईली रिड्यूस्ड इन दी कॉर्टिकल रीजन में। तो देखो वासा रेक्टा कहाँ पे होगी भाई, आप ही बताइए, वासा रेक्टा किधर होगी। देखो लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रही तो मेड्यूला रीजन में होगी, तो वही कह रहा है वासा रेक्टा इज absent और हाईली रिड्यूस्ड इन दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टेक्स में थोड़ी ना होगी, मेड्यूला रीजन में पाई जाएगी क्योंकि लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रही है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा जो प्रोसेस है हमारा वो है रीएब्जॉर्प्शन, एंड जो थर्ड लास्ट प्रोसेस है वो हमारा सिक्रीशन। क्लियर। इसमें देखो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है, रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव प्लस पैसिव दोनों टाइप का होगा, और सिक्रीशन जो होगा वो एक्टिव प्रोसेस होगा। 3 मेन प्रोसेसेस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन, क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड व्हिच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज। दोनों किडनी की बात कर रहा है यहाँ पे, इसको हाईलाइट करिए। 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय बोथ किडनी, देखो एस लगाए, पर मिनट।
which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। कार्डियक आउटपुट का कितना होता है? 1/5 कार्डियक आउटपुट ही बोल रहा है यहाँ पे, देखो जरा, 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड पम्प्ड आउट बाई द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन द मिनट। तो क्या ये होता है? कार्डियक आउटपुट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है 3 लेयर्स का प्रोसेस होता है। पहला, एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स। दूसरा होता है एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर। 3 कौन कौन सी हमने बताई है? एंडोथीलियम होती है ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल की, एपिथीलियम होती है बोमेन कैप्सूल की, एंड उसके बीच में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनके थ्रू एक चीज़ और यहाँ पे हाईलाइट करिए, एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल, जिनको हम बोल देते हैं पोडोसाइट, इरिकेट मैनर में सिचुएटेड होती हैं। उनके बीच में क्या होता है? मैन्यूट स्पेस, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए उनको बोल दिया जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं बोमेन कैप्सूल की, अभी हमने बताया था फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स के थ्रू होगा, एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स। तो वहाँ पे उसी को आगे बता रहा है कि एपिथेलियल सेल्स जो होंगी बोमेन कैप्सूल की, उनको बोल देंगे हम पोडोसाइट सेल्स। और पोडोसाइट सेल्स जो होती हैं इरिकेट मैनर में सिचुएटेड होती हैं, उनके बीच में क्या होता है? माइन्यूट स्पेस रह जाते हैं। इन्हीं को बोल देते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो पोडोसाइट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, बहुत अच्छे से फिल्टर होता है। ऑल कंपोनेंट, ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोटीन पासेस इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमेन कैप्सूल, पास कर जाते हैं किसको छोड़ करके? प्रोटीन को छोड़ करके। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज, दोनों किडनी से, इसको हाईलाइट करिए, पर मिनट कार्ड, इसको क्या बोल देंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मतलब कि दोनों किडनी से कितना अमाउंट जो होता है ब्लड फिल्टर होता है, उसको बोल देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये कितना हो सकता है हेल्दी इंडिविजुअल में? 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए किडनी के पास एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म होती है, जो कि होती है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रास मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है? जैसे ही बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की डिफिशियंसी हो गई, ब्लड प्रेशर डिफिशियंसी हो गई, GFR की डिफिशियंसी हो गई, ब्लड सोडियम और क्लोराइड आयन की डिफिशियंसी हो गई, ब्लड में वाटर की डिफिशियंसी हो गई। अगर इन सब चीज़ की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो हमने ऑलरेडी एक इसी मैकेनिज्म को इलोबरेट करके पढ़ रखा है, उसमें आप देख सकते हैं जाके। जैसे इन चीज़ों की डिफिशियंसी हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, GFR, ब्लड में सोडियम क्लोराइड, ब्लड में वाटर की डिफिशियंसी, तो हमको पता है कि DCT की जो इनर लाइन होती है, DCT, उस पर होती हैं सेंसरी सेल्स, जिनको हम बोल रहे थे मैकुला डेंसा सेल्स। तो मैकुला डेंसा सेल्स इनकी डिफिशियंसी को सेंस कर लेती हैं और स्टिमुलस भेज देती हैं एफरेंट एट्रियोल पे प्रेजेंट JG सेल को, JG सेल्स, और JG सेल्स क्या रिलीज कर देती है वहाँ से? रेनिन। ठीक है, वो रेनिन क्या करता है? स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ जाएगा। कंपैरिजन ऑफ द ब्लड ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना होता है? 180 लीटर पर डे।
और 180 लीटर पर डे में से क्या होता है 99% जो होता है वो फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू। बाकी जो बचा होता है वो यूरिन होती है, कितना अप्रॉक्स 1.5 लीटर। उसके बाद यहाँ पे कुछ आयंस लिखे गए हैं जिनका रीएब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए और सोडियम आयन हो गया। तो इनका जो होगा एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं तो पैसिव प्रोसेस। एंड अगर वाटर की तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू, और ऑस्मोसिस भी कैसा है, पैसिव प्रोसेस। देखो यहाँ पे हाईलाइट करिए इसको, क्या कह रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिवली, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स सोडियम, इनका कैसे होगा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। और अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं तो ये भी पैसिव, यही लिखा है ग्लूकोज अमीनो एसिड और सोडियम एक्टिव, नाइट्रोजनस वेस्ट का पैसिव और वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू, और ऑस्मोसिस भी कैसा है पैसिव प्रोसेस। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। हेल्प किस में करता है, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा यूरिन फॉर्मेशन। से पहले हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करेंगे, पीसीटी। पीसीटी जो होती है लाइंड होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम के थ्रू, जिससे सरफेस एरिया बढ़ेगा और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्लियरली 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है इस सेगमेंट में। और इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड सेलेक्टिव सिक्रीशन के थ्रू। तो सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट। सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका होगा, सिक्रीशन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन और अमोनिया, एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट। तो ये हो गया पीसीटी। लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। हेनले लूप देखें तो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे मिनिमम होगा एसेंडिंग लिम्ब में। मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करिए, ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दो लिम्ब होंगे, एक तो डिसेंडिंग दूसरा एसेंडिंग। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनले का वो परमिएबल होता है वाटर के लिए बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। क्लियर, एसेंडिंग लिम्ब जो होता है इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। क्लियर, ये अभी आगे हम बताएंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में जहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अगर डीसीटी की बात करते हैं तो हमने बताया था ये कॉर्टिकल रीजन में पाई जाएगी, और कॉर्टिकल रीजन में बॉडी का ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ पे ऑस्मोलरिटी जो होती है बॉडी की ऑस्मोलरिटी से भी कम होती है। यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। डीसीटी आल्सो कैपेबल ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एंड द अमोनिया टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। ये हो गया पीसीटी का रीजन और ये है हमारा डीसीटी। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर पीसीटी में हमने क्या बताया था, सिक्रीशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन और अमोनिया का। हाइड्रोजन और अमोनिया का क्या हो रहा है, सिक्रीशन। जो एरो अंदर की तरफ है वो किसको शो कर रहे हैं, सिक्रीशन। और बाइकार्बोनेट का क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन।
क्लियर। एब्जॉर्प्शन देखो NaCl का भी हो रहा है, वाटर का भी हो रहा है, पोटेशियम और अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर DCT की बात कर रहे हैं, सिक्रीशन किसका हो रहा है, पोटेशियम आयन का और हाइड्रोजन आयन का। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, NaCl, वाटर और बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर लूप ऑफ हेनले में देखा जाए तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वहाँ पे H2O का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इधर NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और जो थिन सेगमेंट है एसेंडिंग लिम्ब का, वहाँ पे सिक्रीशन किसका हो रहा है, यूरिया का, और एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, अमोनिया का। ये आउटर एरो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनर वाले जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो सिक्रीशन को कर रहे हैं। तो ये अच्छे से याद करिए, ये जो इतना वाला पार्ट है वो नीट 2025 में पूछा था कि किसका सिक्रीशन हो रहा है और किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करना रहता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहा है कि सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका होता है, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, और जिस मैकेनिज्म के थ्रू कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करना होगा उसे हम बोल देंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन की, एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, और इसमें जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो सेगमेंट, उनको बोल देते हैं लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, एक दूसरे से एंटी पैरेलल चलते हैं। द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब्स ऑफ हेनलेज लूप इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होती है इसीलिए नाम क्या, काउंटर करंट। काउंटर मीन्स क्या होता है, अपोजिट, और करंट मीन्स क्या होता है, फ्लो। अपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट का फ्लो होगा, इसीलिए कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कॉर्टिकल रीजन में जो होती है ऑस्मोलरिटी वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स, और मेडुला रीजन में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो ये टॉपिक है हमने पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। 4 टाइम मल्टीपल हो गया, 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। कितने टाइम, 4 टाइम। देखो कॉर्टेक्स रीजन में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये कांस्टेंट है, मेडुला रीजन में 600 से 1200 ये वेरी कर रही है। ये वेरिएशन किसकी वजह से है, तो देखो इसको हाईलाइट कर लिए, ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया। ये जो नीचे ग्रेडियंट है मतलब कि डिफरेंस है 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये किसकी वजह से है, तो NaCl और एंड यूरिया। ग्रेडियंट इन द मेडुला रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द NaCl एंड यूरिया। लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, यही जो होता है पार्टिसिपेट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं फिगर, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है फिल्ट्रेट, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट आया। अभी इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ये यहाँ पे शो कर रही है, और 300 से जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है कॉर्टेक्स रीजन में, जैसे ही मेडुला रीजन में जाएगा तो 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे।
ओवरऑल ग्रेडियंट वाइज यहाँ पे वाटर रिमूवल हो जाएगा क्योंकि वाटर के लिए परमेबल है ये सेगमेंट, और जब तक रिलीज होता रहेगा जब तक इसकी ऑस्मोलरिटी जो है 600 नहीं हो जाती। फिर आगे बढ़ेगा फिल्ट्रेट, फिर यहाँ पे भी देखने को मिलेगी 900, फिर यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और जब तक रिमूव होता रहेगा जब तक ऑस्मोलरिटी जो है 900 नहीं, ऐसे ऐसे 1200 तक यहाँ पे आ जाएगी ऑस्मोलरिटी। इसके बाद ये जो है असेंडिंग लिम्ब है, तो असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल था? NaCl के लिए और वाटर के लिए इम्परमिएबल था। अभी तक यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा था, अब यहाँ से NaCl ग्रेडियंट वाइज रिलीज होता रहेगा। और फिर उसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। देखो हमने क्या कहा था, कॉर्टेक्स रीजन की जो होती है ऑस्मोलरिटी जनरली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, लेकिन कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे ऑस्मोलरिटी जो है बॉडी की ऑस्मोलरिटी से भी कम हो जाती है? वो है हमारा सेगमेंट DCT। यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। क्लियर। उसके बाद देखो फिर से कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में फिर से ग्रेडियंट वाइज यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पॉइंट में जब ये फिल्ट्रेट बचेगा तो उसको बोल देंगे यूरिन। ये यूरिन यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट में एक्सक्रेट आउट की जाएगी उसकी ऑस्मोलरिटी जो होगी वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगी। तो कौन कौन से सेगमेंट आए? वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले। ये रही हमारी काउंटर करंट मैकेनिज्म। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट, क्योंकि इनिशियल था 300 और लास्ट में 1200 हो गया, तो ये 4 गुना कंसनट्रेट फॉर्मेशन हो गया। किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म है जो कि है रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो इसमें 3 हार्मोनल कॉम्बिनेशन है। पहला कौन सा? रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन और थर्ड है एल्डोस्टेरॉन। क्लियर। तो देखो जैसे ही बॉडी में GFR कम होता है, यहाँ पे देखिए जैसे ही GFR कम हुआ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वैसे ही रेनिन सिक्रीट हो जाएगा JG सेल्स के थ्रू, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के थ्रू, और ये रेनिन जो है हमारी ब्लड वेसल्स में आएगा और ब्लड वेसल्स में एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम प्रेजेंट है। एंजियोटेंसिनोजन को ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। पहले एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा और एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि हमारे लंग्स के थ्रू सिक्रीट आउट हुआ था वो एक्ट करेगा, वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। और एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ना वो एड्रिनल कार्टेक्स पे एक्शन लेगा और एड्रिनल कार्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कर देगा, और एल्डोस्टेरॉन जो होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करा देता है वाटर का, और जैसे ही रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का तो वाटर जो है इसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। और एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, मतलब कि ब्लड वेसल को नैरो करता है, और जैसे ही अगर ब्लड वेसल को नैरो कर देगा ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होगा? GFR भी बढ़ जाएगा। क्लियर। तो ये यहाँ पे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ पे? लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल्स, और ये क्या करता है? डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करता है, इसीलिए वाटर का लेवल बढ़ जाता है। डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करेगा तो क्या होगा? एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। क्लियर। सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीटली द फीडबैक। ये ओवरऑल जितना हमने लास्ट में ये साइड में मैकेनिज्म बताई है, यही पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग एक बार इसको पढ़ सकते हैं। एंजियोटेंसिन देखो क्या क्या है? वैसो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, अभी हमने बताया था ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, इसीलिए ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, और ब्लड वेसल्स के नैरो करने की वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है और GFR बढ़ जाता है। क्लियर। देखो क्या कह रहा है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज दी ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय दी GFR। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है एक्टिवेट करता है एड्रिनल कार्टेक्स को, रिलीज कर देता है एल्डोस्टेरॉन को, हमने देखो यहाँ पे बताया है, और ये क्या कराता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय दी DCT। क्लियर। जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर एंड GFR, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब जो लास्ट हमारा है वो हार्ट की एट्रियल वाल्व के थ्रू रिलीज होता है, जिसको बोल देते हैं
एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, मतलब एट्रियल वॉल से रिलीज होता है, एट्रिया ऑफ द हार्ट। ANF जो होता है वैसो डायलेटर होता है, मतलब कि डायलेट करा देता है ब्लड वेसल्स को, और डायलेट कराएगा ना तो डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर में, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंटागोनिस्टिक। तो ANF जो होता है अपोजिट होता है बिल्कुल किससे, रास से। मैक्चुरेशन, मैक्चुरेशन बेसिकली क्या होता है, यूरिन को पास आउट करने की, नॉर्मल यूरिन को पास आउट करने की प्रोसेस जो होता है उसको बोल देते हैं मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन क्या होता है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर हमारा फिल होता है तो यूरिनरी ब्लैडर पे जो होती हैं स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो सेंस कर लेते हैं और सिग्नल कहाँ भेज देते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। देखो, वॉलेंट्री सिग्नल गिव बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, क्लियर, स्ट्रेचिंग दी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कि भाई हमको इसको खाली करना है, क्लियर। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रैक्शन करा देता है स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस होता है जिसको बोल देते हैं हम मैक्चुरेशन। इसी को मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ह्यूमन जो होता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास कर देता है पर डे, और उसमें क्या होता है 25 से 30 ग्राम यूरिया पास होती है पर डे। यूरिन कितना, 1 से 1.5 लीटर, और उस यूरिन में यूरिया कितना होता है 25 से 30 ग्राम यूरिया। अगर यूरिन की बात करते हैं तो लाइट येलो कलर होती है, वाटरी फ्लूइड, और वो स्लाइटली एसिडिक होता है, pH 6 होता है इसका। यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बोल देंगे हम ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो बोल देंगे कीटोन्यूरिया, ठीक है। इन द यूरिन इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मिलेटस, चाहे ग्लूकोज प्रेजेंट हो या कीटोन बॉडी प्रेजेंट हो, दोनों किसका इंडिकेशन कर रहे हैं, डायबिटीज मिलेटस। रोल ऑफ द अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन, क्या बॉडी में कुछ अदर ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं, जैसे किडनी हो गया, लंग्स, लिवर, स्किन, ये भी मेटाबॉलिक वेस्टेज के एलिमिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, कितना, 200 ml पर मिनट। दूसरा क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सीक्रेट क्या करती है, बाइल पिगमेंट, जैसे बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस बिलुरबिन एंड बिलवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। लीवर की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्वेट एंड सीबासियस ग्लैंड। स्वेट मतलब पसीने वाली, सीबासियस मतलब जो वैक्स क्रिएट करती हैं। इस इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू दियर सिक्रीशन। स्वेट के थ्रू क्या होता है, पसीने का प्रोडक्शन होता है। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड, द वाटरी फ्लूइड, उसमें होता क्या है, NaCl हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्वेट ग्लैंड का, तो कूलिंग, फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी सरफेस, और ये आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, कूलिंग होता है, और सेकेंडरी क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव करना। अगर हम यहाँ पे सीबासियस ग्लैंड की बात करते हैं, सीबासियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन लाइक स्ट्रक्चर, स्टेरॉयल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्स थ्रू द सीबम। ये करता क्या है सीबम, ये प्रोटेक्ट करता है, ऑयली कवरिंग बनाता है स्किन के सराउंडिंग, प्रोटेक्शन का काम करता है, क्लियर। एक चीज़ और यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, देखो क्या कह रहा है, डू यू नो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा। तो ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्टेज के रिमूवल में इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। अब यहाँ पे हर एक चैप्टर की तरह यहाँ पे भी कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहला क्या है यहाँ पे, यूरिया अगर प्रेजेंट है ब्लड में तो बोल देंगे यूरीमिया है कंडीशन, और मे लीड टू द किडनी फेलियर।
किडनी फेल हो सकती है इससे। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, हीमोडायलिसिस क्या होती है। हीमोडायलिसिस मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी। इस प्रोसेस के दौरान ब्लड को ड्रेनेज किया जाता है, कहाँ से, कन्वीनियंट आर्टरी, ठीक है, और पहुंचा दिया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में, और उस डायलाइजिंग यूनिट को ही बोल देते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्लियर। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग द एंटीकोगुलेंट, जैसे हिपैरिन। एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है, हिपैरिन, जिससे ब्लड का थक्का ना जमे। फिर क्या है, जो जिस ट्यूब में इसको भेजा जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, सिलोफिन ट्यूब, ठीक है, सराउंडेड बाय ए फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, और उस डायलाइजिंग फ्लूइड में सारे कंपोनेंट सेम होते हैं प्लाज्मा के, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। सेलोफिन ट्यूब को जो सराउंड करता है फ्लूइड, उसमें सारे कंपोनेंट प्लाज्मा के सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ करके। क्लियर। उसमें सारा प्रोसेस फिल्ट्रेशन का हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू द वेन आफ्टर एडिंग द एंटी हिपैरिन कोगुलेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल फेलियर, मतलब किडनी फेलियर। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। क्लोज रिलेटिव को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए, चांस ऑफ रिजेक्शन मिनिमाइज करने के लिए, बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। नेक्स्ट है रीनल कैलकुलाई। तो किडनी के अंदर क्या होता है, इनसॉल्यूबल मास होते हैं, क्रिस्टलाइन साल्ट होते हैं, जो किससे बने होते हैं, ऑक्सलेट के थ्रू। इनको बोल देते हैं रीनल कैलकुलाई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब जिसमें आइटिस टर्म आ जा रहा है लास्ट में, उसमें इन्फ्लेमेशन जरूर हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। तो ये हो गए यहाँ पे डिसऑर्डर्स। यहाँ पे ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर दिया है। आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। लेक्चर अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।